नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए अपने नए स्टूडियो में नए कार्यक्रम और नए कलेवर के साथ आ रहा है। आपको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि डीएनए चालू करने वाला है अब एक पॉलिटिकल डिबेट, जिसमें विभिन्न विषयों पर राजनीतिक दल के लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। और साथ ही हम जो एक मुलाकात जिसमें हम एक शख्सियत के साथ बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं, उनके नज़रिए को समझते हैं और साथ ही उनकी ज़िंदगी के उन अनछुए पहलुओं को भी टटोलने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं, धमतरी की एडिशनल एसपी मनीषा ठाकुर रावटे, जिनके वर्दी का खौफ जो है वो गुनाहगारों के दिल और दिमाग पर चढ़कर बोलता है और इनका अपनापन, सहजता आम लोगों के बीच में खासा लोकप्रिय है। कोरोना काल के दौरान इन्होंने जो काम किया, उसके चलते सूबे में एक पहचान बनी कोरोना वॉरियर्स ग्रुप में। आज हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत का सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहले मनीषा ठाकुर जी, आपका डीएनए के न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। बात का सिलसिला चालू करते हैं कि आप की पैदाइश कहाँ हुई और किस जगह से, मतलब इस हम अपने आला अफसर को देख रहे हैं। धन्यवाद देवेंद्र जी। मैं मनीषा ठाकुर रावटे, मैं मूलतः बालोद ज़िले की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश जगदलपुर की है, क्योंकि मेरे पिताजी सर्विस में थे और सर्विस के दौरान अलग अलग जगह पे उन्होंने काम किया है। और मेरे जन्म के समय में जगदलपुर पदस्थापना होने के कारण मैं जगदलपुर से बिलोंग करती हूँ। जी, धमतरी में आपको 1.5-2 साल हो गए यहाँ रहते। यहाँ एक एज ए पुलिस अफसर क्या एहसास किए धमतरी में आपने, यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के बीच में यहाँ के जो जुर्म है या जो कुछ भी तस्वीर है, उसको क्या आकलन किया आपने? इसमें मेरा धमतरी ज़िले को लेकर, धमतरी धर्म की नगरी है और इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। और यहाँ के लोग बहुत ही सहज और बहुत ही सरल हैं। आप अपनी बातों को किस प्रकार से रखते हैं, और इसको यह तब देखने को मिलता है जब सामने वाले का कोई रिएक्शन आता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जब आप एक कन्वेंशनल पुलिसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर बात होती है अपराध की। अपराध हुआ, अपराध पे विवेचना हुई, उस पे कार्रवाई हुई और आगे की चीज़ें हुई, सारी चीज़ें कोर्ट में चली गई। लेकिन जब आप आज के समय में पुलिसिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सामुदायिक पुलिसिंग की ओर अग्रसर है। ये पब्लिक से ज़्यादा ओरिएंटेड है। आज के समय में हम क्राइम की विवेचना, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा क्राइम के प्रिवेंशन पे ध्यान देते हैं। और क्राइम का प्रिवेंशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप लोगों से मुलाकात ना कर रहे हों। इसमें अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग, अलग अलग एजुकेशन के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, इन सभी लोगों से आप वार्तालाप करते हैं। और जब आप उनसे मिलते हैं तो धमतरी में जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे कोई ऐसी बंदिश नहीं है। लोग सहज हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि जब आप किसी भी चीज़ में किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो वन वे जब कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ हम ही बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, तो कभी कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने कोई भी प्रोग्राम किया, चाहे स्कूल में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे मेले की भीड़ में हो, लेकिन जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं और हम अपनी बातों को रखते हैं कि कैसे ये चीज़ें आती हैं, तो सामने से मुझे हमेशा रिएक्शन मिला है। और ये बहुत ही अच्छा संकेत है किसी भी जगह पे लोगों के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिलकर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब ऐसे लोग आपके साथ में मिलते हैं तो जो सामुदायिक पुलिसिंग की जो भावना है उसको और गति मिलती है। और आज के समय में मुझे लगता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर हो और वहाँ पर किसी बात को समझाना हो, किसी को अपनी बातें रखना हो और किसी समस्या का समाधान निकालना हो, तो इन सब चीज़ों से ये पता होता है कि, क्योंकि हम कम्युनिकेशन में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं और वो हमेशा साथ भी देते रहे हैं। ये बात धमतरी के जो लोगों से मैंने मिली है, जब तक मिली हूँ, ये बात बहुत अच्छी है। और
समय समय पर अलग अलग ओकेजन्स पर उनका डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, लोगों से मिलना और आकर अपनी बातों को रखना, ये बहुत अच्छी है। और कहीं पर अगर कोई समस्या आने वाली भी होती है या कोई लॉ एंड ऑर्डर की बातें सामने भी आती हैं तो सूचना उसकी पहले से मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संकेत है किसी भी ज़िले के लोगों के लिए, लोगों के साथ में हमारा कम्युनिकेशन कैसा है। तो एक अच्छा माहौल मुझे यहाँ पे देखने को मिला। आपने सामुदायिक पुलिसिंग की बात की। ये आज़ादी के 70 सालों में आम जनता के बीच में पुलिस की छवि उतनी अच्छी नहीं रही जितने एक सैनिक की रही है। एक सोल्जर को जो सम्मान की नज़र से देखते हैं, वैसे पुलिस की छवि नहीं रही, जिसको लेकर बीच बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। लेकिन कोरोना काल के दौरान पूरे देश में और ख़ास तौर पे हमारे ज़िले में आपके निर्देशन में पुलिस की जो छवि बनी वो कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक बनी है और उल्लेखनीय बनी, और लोगों को लगा कि पुलिस जो है हमारी अपनी है, हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षक है। इस छवि को बनाए रखने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है ताकि जो आम जनता है वो पुलिस के करीब रहे, पुलिस को अपना मान के चले? ऐसे कोई प्रोग्राम आने वाले दिनों में है? हमने बहुत से प्रोग्राम प्लान किए। इवन जब हम क्राइम का एनालिसिस करते हैं या जो पूरे ज़िले में जो गतिविधियां हो रही हैं या लॉ एंड ऑर्डर्स हो रहे हैं या कोई भी घटनाएं हो रही हैं, इनका जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस पे एक पैटर्न मिलता है और उस पैटर्न के आधार पे हम ये सोचते हैं कि क्राइम को कम कैसे किया जाए, और इसी के आधार पे ही हम निर्धारण करते हैं और अपनी पुलिसिंग की प्लानिंग करते हैं। और जब ये प्लानिंग करने के बाद में जब ये चीज़ें, पैटर्न क्या होता है कि किसी एक सतत जो घटनाक्रम चल रहा है उसके आधार पे निर्धारित होता है, और इसके एनालिसिस के बाद में हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये रहा कि अचानक कोविड संक्रमण हो गया और हम वो प्रोग्राम्स नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल कॉलेजेस शुरू होंगे और एक सामान्य दिन आएगा तो हम ये कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि आज का समय जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो युवा वर्ग है उनके लिए। तो हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं जो स्कूल्स, कॉलेजेस और इन सब जगह पे उसको करने का किया है, ताकि हम उनको क्राइम से अवेयर भी करा सकें और उनको अपने मित्र के रूप में ले भी सकें। जहाँ तक आपने कहा पुलिस की छवि की बात, तो कुछ चीज़ों को मैं शेयर करना चाहूँगी। एक छोटा सा किस्सा है। एक बार एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और सिविल में अपने परिवार के साथ में सफ़र कर रहे थे, और बच्चे, जैसा कि मेरा बेटा थोड़ा शैतान है, वो शैतानी करता रहा। सामने सीट पे एक दंपत्ति बैठी हुई थी, वो भी देख रही थी कि ये बच्चा बहुत शैतान है। उनको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ या ये बच्चे कौन हैं, वो नहीं जानते। तो उतने में आरपीएफ का एक जवान वहाँ से क्रॉस हुआ, तो यूनिफॉर्म था, राइफ़ल के साथ में था। तो सामने जो व्यक्ति थे उन्होंने बेटे से कहा कि वो जो जा रहा है ना राइफ़ल वाला, वो तुमको पकड़ के ले जाएगा, बहुत शैतानी करते हो। तो मेरे बेटे ने कहा कि वो अंकल तो हमारी रक्षा के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम किस नज़रिए से देखते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी एक प्रोफेशन की बात नहीं कर रही, किसी भी प्रोफेशन में अगर हम किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक को अपनी मानसिकता सुधारने की भी ज़रूरत है। एक माँ अपने बच्चे को बोलती है कि वो तुमको पकड़ के ले जाएगा, यानी हमने बहुत बचपन से किसी बच्चे के मन में ये डाला है कि वो व्यक्ति तुमको पकड़ के ले जाने के लिए ही है, या उसका खौफ ही दिखाया है। हमने कभी ये क्यों नहीं कहा कि वो देखो अपना सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए घूम रहा है। हमने उसके मन में तो ये डाला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप में भी थोड़ा सा इस बात को लाने की ज़रूरत है। और जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोविड काल में ये चीज़ें देखने को आई कि कैसे आप लोग सामने आए, क्योंकि वो एक समय था जब पब्लिक ने इस बात को समझा कि हम जब ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी करते समय हम अपना सब कुछ छोड़ के ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोविड का संक्रमण होगा तो वो पुलिस विभाग में भी हो सकता है। और आज 68 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर जो हैं वो सिर्फ ज़िले में 68 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर कोविड से संक्रमित भी हैं अपने ड्यूटी के दौरान। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने उस
संक्रमण के दौर में ये समझा, उस लॉकडाउन पीरियड में इस बात को समझा कि सब कुछ छोड़ के पुलिस यहाँ पे काम कर रही है तो हमारी रक्षा के लिए काम कर रही है। तो ये भावना कहीं ना कहीं उनको फिर से लाने की ज़रूरत है। और जो ये डे टू डे छोटी छोटी लाइफ है, लाइफ के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, सबसे बड़ा टीचर माँ बाप ही हैं किसी भी बच्चे के लिए। तो जब तक हम ऐसी बातों को, उनको सही बातों को समझाएंगे तभी वो समझेंगे। आपने कहा कि जनता का नज़रिया बदलना चाहिए पुलिस के प्रति, लेकिन एक बात बताइए कि नज़रिया बदलेगा कैसे कि वही पुलिस है जो गांव से आने वाले जो बाइक सवार हैं उनको रोक के चालान करती है, और वही पुलिस के सामने में शहर के भीड़ भाड़ वाले रास्ते में 60, 70, 80 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए युवा लड़के निकल जाते हैं, जिनके पास गाड़ी के कागजात भी नहीं होते, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होते, हो सकता है इंश्योरेंस भी ना हो। उनको पकड़ने के मामले में पुलिस कहीं न कहीं अक्षम दिखाई देती है। तो इस सब नज़ारे को देख के पब्लिक कैसे माने कि पुलिस जो है वो बायस्ड नहीं है या उनकी छवि सही है। धमतरी कहीं देख रहे हैं आप, सदर बाज़ार में आपके पास सीसीटीवी कैमरा अगर ऑन होगा वहाँ पुलिस का, तो वहाँ देखेंगे कि रात जैसे ही 9 बजता है उसके बाद लगभग 8-10 लड़कों का काफिला निकलता है जो हाई स्पीड ड्राइविंग करते हैं, और उनके इस गतिविधि देख के पूरे मतलब जो रोड में जिनके घर हैं वो दहशत में रहते हैं। उनकी चलानी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन शहर के सरहद पर अगर कोई गांव का आदमी आता है तो उसको कागजात के नाम पर या लाइसेंस के नाम पर 200 रुपया 500 रुपया हेलमेट के नाम पर ये चलानी कार्रवाई होती, तो फिर ऐसे में कैसे छवि बदलेगी? सबसे ज़्यादा इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि कभी पुलिस की छवि क्या सिर्फ ट्रैफिक नियमों के साथ में जुड़ी हुई है, ये एक सोचने का विषय है। अगर हो सकता है कि कहीं पे थोड़ी बहुत बायसनेस आती हो, लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ कि जब एक व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहा है और मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, नियम का उल्लंघन तो है अगर वो हेलमेट नहीं लगाया है, और चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति हो, नियम का उल्लंघन है, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब आप उस सिचुएशन को देखिए कि जब एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा हुआ है और जूम करके एक बहुत स्पीड में एक गाड़ी निकलती है, चाहे तो मेरा स्टाफ उसके सामने खड़े होकर उसको रोक भी सकता है। इसमें एक संभावना है कि उसे चोट लग जाए, पर एक बार उसको भी नकार दें। और उस सिचुएशन को आप सोचिए कि अगर वो बाइक से सवार इतनी तेज़ी से कोई व्यक्ति जा रहा है और फिर भी मेरे ट्रैफिक वाले ने जैसे तैसे ये इनके इन प्रकार ने उसे रोक ही लिया, और रोकने के दौरान उतनी हाई स्पीड वाली गाड़ी स्किड हो गई और उस लड़के को कोई चोट लगी, तो क्या आप उस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की कल्पना कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं एक ये दबाव भी पुलिस पे रहता है कि कहीं अगर मेरा काम ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को रोकना भी है। और मैं सभी से फिर भी निवेदन करूंगी कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति इतनी स्पीड में, मैं जानती हूँ, मतलब अगर पब्लिक का कोई व्यक्ति ये जानता है कि यही लड़का है जो इतनी स्पीड में गाड़ी यहाँ से निकालता है, तो क्या किसी व्यक्ति ने उसके गाड़ी नंबर के साथ में या उस व्यक्ति के साथ में किसी ने कभी कंप्लेंट की है? क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहता। लेकिन हमारी ज़रूरत ये है कि आज हमको सामने आने की ज़रूरत है। हम आपको फेस करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, और अगर आप देते हैं, आप बताते हैं कि ऐसी समस्या है तो हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। रात में 9:30 से 10 बजे के बाद में हमारा ट्रैफिक का स्टाफ रोड में नहीं रहता, और कार्रवाई तभी संभव है जब वहाँ पे कोई स्टाफ हो। और अगर आप ये कहते हैं कि गाड़ी वहाँ से ऐसे ही निकल गई और किसी ने उस पर कुछ किया नहीं, तो मेरा निवेदन उन सभी व्यक्तियों से है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लड़का है जो हमेशा बदमाशी करता है, और ये बदमाशी उसके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर वो ऐसे चल रहा है तो कभी उसके लिए रिस्की भी हो सकता है, आप बिल्कुल से शिकायत करिए और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और पुलिस इसके लिए बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है। आपने कहा कि पुलिस के पास शिकायत होनी चाहिए। मैं आपको एक पुरानी बात बता दूं, यहाँ शेख आरिफ हुसैन जी एसपी थे, और उनके पास कुछ लोगों ने जाके नागरिकों ने ये शिकायत की थी। बिना उन्होंने किसी की रिपोर्ट दर्ज किए अपने स्टाफ को कहा कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज लाओ, और उसके आधार पर 5 लोगों को थाने में बुलाया गया। बाकायदा उनको बॉन्ड भराया गया कि अगर आप 6 महीना फिर हाई स्पीड ड्राइविंग करते पाए जाएंगे तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, आरटीओ को लिखा जाएगा करके, और एक दिन थाने में बैठक रखिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में
कि पब्लिक ही कंप्लेन करे। कुछ मैं फिर से बोलना चाहूँगी, पुलिस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मुद्दा ये आज सामने आया, तो इस पे ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। और अगर आपने तब भी ये कहा कि जनता ने इस बात को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के सामने में रखा तो उनके संज्ञान में आया, और अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप बिल्कुल हमारे संज्ञान में लाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एक बात को लेकर और पुलिस अभी फिलहाल चर्चे में है कि बड़े जुर्म तो रुके हैं। निश्चित तौर पर आपके आने के बाद एक उपलब्धि धमतरी को ये मिली कि बड़े जुर्मों पर लगाम लगा, लेकिन जो कुछ सामाजिक बुराइयां हैं और सदियों से कायम हैं, उनके बारे में लोग आश्वस्त थे कि कहीं न कहीं आप उन पर रोक लगाएंगे करके। मसलन जैसे जुआ है, सट्टा है, इसमें एक तथ्य उभर कर आते हैं, इस पर कार्रवाई होती, लेकिन हमेशा छोटी मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो लोगों के बीच में एक संदेह है कि क्योंकि जो पकड़े गए हैं 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार करके, इनके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम करता है। आज तक एक खुलासा नहीं हुआ, और मनीषा ठाकुर जी के समय में भी इसका खुलासा नहीं हो रहा है। इसको लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, उस संबंध में क्या कहना है? देखिए, बातें तो लोग करते रहते हैं, पर मैं फिर भी यही कहूँगी कि जो सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पे कार्रवाई होती है। और हो सकता है कि अगर आप किसी बड़ी मछली और ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो अगर आपके बारे में जानकारी, आपको इसके बारे में जानकारी है, तो बिल्कुल सामने रखिए, मनीषा ठाकुर उस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। एक बात तो तय है कि पुलिस के अपने काम करने के तरीके होते हैं कि एक आदमी साइकिल चोरी करते हुए पकड़ाता है तो तफ्तीश में सारी बातों का खुलासा करती है पुलिस कि कहाँ से लिए, ये मतलब उसकी जड़ और गहराई तक जाती है। तो वैसे ये जुर्म और सट्टे जो हैं, ये जो गुनाह हैं, इसमें जो लोग पकड़ाते हैं उनसे भी पूछताछ होती होगी, तो उसमें जो तथ्य उभर कर आते हैं वो दब क्यों जाते हैं, वो उजागर क्यों नहीं हो पाते। जैसे यहाँ ब्राउन शुगर का भी मामला पकड़ा गया, तो उस समय भी हमने सवाल उठाया था पुलिस के ऊपर कि ये ब्राउन शुगर तो ये बच्चे बेचने के लिए, मतलब खुद खाने के लिए लाए नहीं थे, यूज़ करने के लिए, ये निश्चित तौर पर किसी डील करने लाए थे। तो कौन है वो पेडलर, तो उसका कभी खुलासा नहीं हुआ। वैसे ये जुर्म जो सट्टा है, ये जुआ है, इसका भी कभी खुलासा नहीं हो पाता। कुछ लोग पकड़े जाते हैं और इसमें कानून भी इतना नरम है कि मुचलके में छूट जाते हैं, जिसके चलते ये जो सामाजिक बुराई है वो घर घर पनप रही है, और लोग बहुत इससे पीड़ित है और कहीं कहीं गुस्से में भी हैं। जायज़ है, और सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो खुद समाज है, और समाज को इसमें पहल करनी चाहिए। और जहाँ तक पुलिस की बात है, तो कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि जब सूचना मिलती है और सूचना मिलने के बाद जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। या कई बार ऐसा होता है कि जब हम कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करने में जो लोग पकड़ाते हैं, कई बार कुछ लोग भाग भी जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब ऐसी जगह पे कोई लोग भागते हैं तो भागने के समय में एक अंदेशा उस समय भी होता है कि हम इसको पकड़ कितना दौड़ाएंगे, क्योंकि एक लिमिटेड स्टाफ के साथ वहाँ पे जा रहे हैं, जितने लोग हैं उन लोगों को पकड़ें। और इनको पकड़ के जब हम कार्रवाई करते हैं तो क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, और जब बेलेबल ऑफेंस रहते हैं तो उसमें हमारी मजबूरी है कि हम उनको ज़मानत पे उसको थाने से ही छोड़ देते हैं। और ऐसी कार्रवाई करने के समय में इसके अलावा और पुलिस के पास में कोई जरिया नहीं होता कि उसको वो बैठा के रख सके या उससे लगातार पूछताछ करते रहे। हाँ, लेकिन जब ऐसे कोई रैकेट सामने आते हैं तो उनसे पूछताछ भी की जाती है, पर लोगों की सोच में बहुत अंतर है, लोग सीखते बहुत हैं। और जो क्रिमिनल होता है वो हमेशा एक माइंडसेट बना के चलता है, और ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक बार पुलिस के पूछने से ही अपनी सारी चीज़ों को बता दे। जितनी चीज़ें पता चलती हैं उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन कई बार शायद ज़्यादा शातिर होता है वो अपनी बातों में, और अपनी बातों को वो रखता ही नहीं है कि पता ही नहीं चल पाता कि कौन उसके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये बात तो सामने आती है कि पूछताछ में सामने वाला व्यक्ति सारी चीज़ें ना बताए। धमतरी में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा निगरानी शुदा सटोरिये हैं जो कानून को मजाक बना लिए हैं, और ये कहते घूमते हैं कि या तो कहीं न कहीं खाकी वर्दी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि हमारी सेटिंग है, या तो ये कहते पाए जाते हैं कि 12 घंटे के लिए तो अंदर होना है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो निगरानी शुदा सटोरिये हैं ना, जो बार बार इस जुर्म को अंजाम देते हैं, उनके लिए जिला बदर की भी कोई कार्रवाई होती होगी या कोई सख्त धारा भी लगाया जा सकता है? ये तो कानूनी विषय है,
और कानून में जो प्रावधान है उस प्रावधान के आधार पे पुलिस कार्रवाई करती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, और जिस निगरानी शुदा व्यक्तियों के बारे में आप बात कर रहे हैं, निगरानी शुदा जो बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट में निगरानी शुदा एक अलग रजिस्टर मेंटेन होता है, लेकिन ये उन अपराधों के लिए होता है जो संपत्ति से संबंधित होते हैं। और ये जिन सटोरियों के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर ये कोई ऐसा एलिगेशन भी लगाता है तो एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है। एलिगेशन लगाने वाला व्यक्ति तो किसी पे भी लगा सकता है, और सिर्फ पुलिस ही नहीं, वो तो हर किसी पे लगाता है। कभी पॉलिटिशियंस के भी साथ में मिलने की बात करता है, तो कभी किसी और व्यक्तियों के भी साथ में मिलने की बात करता है, या वो तो ये भी बोलता है कि अगर मुझे पकड़ लिया तो मैं वहाँ जाके सेटिंग करके ले आऊँगा। तो किसी के बोलने की कोई सीमा नहीं है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना उस पर बिलीव कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है तो मेरा निवेदन है कि अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल सामने रखें और उन पे कार्रवाई होगी। पुलिस के इतने तंत्र मजबूत होने के बावजूद ये कारोबार कितना फल फूल रहा है, आपको इसकी जानकारी है? तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी लगातार सट्टे और जुए पे कार्रवाई हो रही है और आगे भी होती रहेगी। अभी रिसेंटली IPL के जो सट्टे के बारे में भी जो सूचनाएं मिलती रहीं उस पे भी कार्रवाई हुई है, और इसके पूर्व में जो कुछ सटोरिये हैं जो इनके बारे में कहीं सूचना मिली है उन पे भी कार्रवाई हुई है। तो ये थी धमतरी की एडिशनल SP मनीषा ठाकुर रावटे, जिन्होंने तफसीलात से अपने नज़रिए को रखा और बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि धमतरी में कानून और व्यवस्था बहुत मजबूत है, और जनता का जो विश्वास पुलिस के ऊपर है उसे उन्हें बनाए रखना चाहिए। परित्राणाय साधूनाम, ये जो पुलिस का सूक्ति वाक्य है वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हम लेते हैं आपसे विदा इन्हीं भावनाओं के साथ कि बहुत जल्द किसी एक शख्सियत के साथ फिर आपके बीच में मौजूद होंगे। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।